नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना संकट की। राहत की खबर है कि देश में केस कम हुए हैं, लेकिन मौत के आंकड़े अभी घट नहीं रहे। इसी बीच उत्तर प्रदेश, दिल्ली के हालात और सुधरे हैं। कोरोना से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में पिछले 24 घंटे में 3,26,014 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3,52,850 लोग संक्रमण से रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में महामारी से 3,876 लोगों की जान चली गई। एक्टिव केस में लगातार गिरावट आ रही है, जो इस वक्त 36,70,000 के करीब है। देश में कोरोना के नए केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा उतनी तेजी से नहीं घट रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 695 मौतें हुई हैं, तो कर्नाटक में 373, उत्तर प्रदेश में 311, तमिलनाडु में 288, दिल्ली में 289 लोगों की जान एक दिन में महामारी ने ले ली। कोरोना के मोर्चे पर एक बड़ी राहत इस बात से भी है कि कई राज्यों में नए केस के मुकाबले रिकवरी रेट ज्यादा है। महाराष्ट्र में 39,923 नए केस के मुकाबले 24 घंटे में 53,249 लोग रिकवर हुए हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गोवा और चंडीगढ़ में केस से ज्यादा रिकवर होने वालों की संख्या ज्यादा है। देश में रिकवर होने वालों की संख्या पहली बार 2 करोड़ को पार कर गई है। अब तक देश में 2 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से रिकवर होकर स्वस्थ हुए हैं। इसमें 47 लाख से ज्यादा मरीज अकेले महाराष्ट्र में ठीक हुए हैं। अब तक पूरे कोरोना काल में केरल में 16 लाख से ज्यादा और कर्नाटक में 15 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे यूपी में राहत की खबर है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,747 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 26,174 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। इसके साथ ही काफी समय बाद राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 2 लाख से नीचे आ गई है। इस वक्त प्रदेश में 1,93,815 एक्टिव केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की समीक्षा होगी। खास तौर से इसमें उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा होगी जहां वैक्सीनेशन की गति कम है। ये 4 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात हैं। डीआरडीओ की बनाई कोरोना की दवा 2DG अगले हफ्ते बाजार में होगी। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने बताया कि सोमवार या मंगलवार तक 2DG दवा का पहला लॉट मार्केट में जाएगा। इसके बाद मई के आखिरी हफ्ते में इसकी दूसरी बड़ी खेप मार्केट में आएगी। रेड्डी ने बताया कि जून से डीआरडीओ रोजाना 1 से 2 लाख 2DG तैयार करना शुरू कर देगा। डीआरडीओ ने दवा बनाने के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब को सहयोगी बनाया है। केंद्र सरकार ने अगले 15 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 करोड़ 90 लाख टीके निःशुल्क भेजेगी। इसमें 1 करोड़ 62 लाख 50 हजार कोविशील्ड और 29 लाख 49 हजार कोवैक्सीन के टीके शामिल हैं। ये टीके 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाए जाएंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 करोड़ 70 लाख टीके भेजे थे। मुंबई में कोरोना वायरस काबू में आ गया है। पिछले 24 घंटे में 1,657 नए मामले मिले और 62 लोगों की महामारी से मौत हुई। मायानगरी में पॉजिटिविटी रेट 6.5% है, जबकि रिकवरी रेट 92% तक पहुंच गया है। शहर में पिछले 24 घंटे में 25,205 कोरोना टेस्ट किए गए। देश में आ गई तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी की कीमत कितनी होगी और प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर क्या कहा? क्या है देश के गांव का हाल? देखते हैं टॉप 9 कोरोना अलर्ट। देश में पहली बार कोरोना वैक्सीन का विदेशी टीका लगाया गया है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का टीका दीपक सप्रा नाम के शख्स को हैदराबाद में दिया गया। दीपक डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के कस्टम फार्मा सर्विस के ग्लोबल हेड हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले से लोगों को लगाई जा रही है। ऐसे में तीसरी वैक्सीन आने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को और ज्यादा बल मिलेगा। भारत में रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। अपने देश में इसकी कीमत 948 रुपए होगी। साथ ही वैक्सीन पर 5% GST अलग से लगेगा, यानी कुल मिलाकर टैक्स के बाद एक डोज की कीमत 995 रुपए हो जाएगी। जल्दी ही स्पुतनिक वी का उत्पादन भी भारत के अंदर ही शुरू होने जा रहा है। गुरुग्राम में ड्राइव इन वैक्सीनेशन का ट्रायल चलाया गया है। इस ट्रायल के दौरान 200 लोगों को वैक्सीन की सेकेंड डोज दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह से वैक्सीनेशन से लोगों के संक्रमित होने का खतरा कम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को आगाह किया है। कोविड-19 महामारी को एक अदृश्य दुश्मन बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार इस महामारी की दूसरी लहर से मुकाबले के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया है कि देश इस लड़ाई में विजय हासिल करेगा। पीएम ने टीके को कोरोना से बचाव का बहुत बड़ा माध्यम बताया है।
बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है, लेकिन लोग न जांच के लिए तैयार हैं, न वैक्सीन के लिए। बताया जाता है कि गांव में 15 दिनों के अंदर 10 ऐसे व्यक्तियों की मौत हुई जो सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत से पीड़ित थे। यहाँ के हालात को देखते हुए गाँव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना जाँच और टीका लगाने के लिए शिविर भी लगाया, लेकिन एक भी ग्रामीण न तो टेस्ट कराने आए और न ही वैक्सीन लगवाने। चेन्नई में हालात ऐसे बन गए कि कोरोना की दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन ही रोकना पड़ा। ये काम चेन्नई के किलपाक मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन लोगों की इतनी भीड़ बढ़ गई कि सारी व्यवस्था ही तहस नहस हो गई। यहाँ रेमडेसिविर दवा जरूरतमंदों को दी जा रही थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमीर देशों से अपील की है कि वो बच्चों के टीकाकरण के बारे में फिर से विचार करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन देशों को राय दी कि इसके बजाय वो कोवैक्सीन योजना के तहत देशों को कोविड-19 वैक्सीन दान करें। WHO के प्रमुख ने भारत के बारे में चिंता जाहिर करते हुए यह भी कहा कि महामारी का दूसरा साल पहले साल की तुलना में ज्यादा जानलेवा साबित होगा। चित्रकूट में एक बार फिर बाल सुधार गृह कोरोना की चपेट में आ गया। शुक्रवार को यहां 2 और बाल कैदी कोरोना संक्रमित निकले। 2 दिन पहले इसी बाल सुधार गृह में 7 बच्चे कोरोना की चपेट में आए थे, जिसके बाद सभी संक्रमित बच्चों को आनन फानन में अलग शिफ्ट किया गया। पहले संक्रमित हुए 7 बच्चों की स्थिति ठीक है और चिकित्सकों की निगरानी में इलाज चल रहा है। नागपुर से कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ परेशान करने वाली भी। मरीजों की संख्या कम होने से बेड और ऑक्सीजन की किल्लत भी कम होती नजर आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी कम होते नजर नहीं आ रहे हैं और यही चिंता की बड़ी वजह है। जो पेशेंट निकलने की जो संख्या है वो थोड़ी कम होते नजर आ रही है। साथ ही साथ जो डेथ है, डेथ अभी भी बरकरार है। डेथ में अभी कमी आने की जरूरत है। केरल में क्यों बढ़ानी पड़ी लॉकडाउन की अवधि? दिल्ली में और कितने कम हुए केस? मध्य प्रदेश सरकार कौन सी राहत भरी खबर लेकर आई? कहां पर ऑक्सीजन की किल्लत दूर हुई? कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए टॉप 9। हारेगा कोरोना। केरल में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए 23 मई से संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला हुआ है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट भी लगातार काफी ऊपर चल रही है। शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि अधिक पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन लगाए जाने के बेहद अच्छे नतीजे नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 8,506 नए मामले सामने आए। हालांकि मौतों की संख्या ज्यादा चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी में 279 मरीजों ने वायरस के कारण दम तोड़ा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में लेट लतीफी का आरोप लगाया है। ममता ने कहा है कि हमें राज्य में 70 प्लांट लगने की जानकारी दी गई थी। अब कहा जा रहा है कि प्रथम चरण में सिर्फ 4 लगेंगे, बाकी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ममता ने आगे लिखा कि दिल्ली के अनिर्णय की वजह से राज्य की एजेंसियां प्लांट लगाने की अपनी योजनाओं पर भी काम नहीं कर पा रही हैं। रेलवे ने पिछले 20 दिनों में देश भर के अलग अलग राज्यों में लगभग 7,900 टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन तकरीबन 800 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। आंध्र प्रदेश के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 40 टन और केरल के लिए 118 टन लेकर रास्ते में है। तमिलनाडु के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 80 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। महामारी के कारण काफी मुश्किल भरी स्थिति से गुजर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश ने राहत भरी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन बच्चों ने कोरोना की वजह से अपने माता पिता या अभिभावकों को खोया है, उन्हें हर महीने 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा उनके लिए मुफ्त शिक्षा और ऐसे परिवारों के लिए मुफ्त राशन की भी व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में 500 आईसीयू बेड का अस्थायी अस्पताल तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को इस अस्थायी अस्पताल का दौरा किया। आज से यहां 250 आईसीयू बेड काम भी करने लगेगा, जबकि 250 बेड्स बाद में शुरू होंगे। यह अस्पताल दिल्ली सरकार के सबसे बड़े लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का एक्सटेंशन है। यूपी के गाजीपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। अब यहां एक साथ 45 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी। कुछ दिनों पहले तक जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार आ रही थी। दरअसल इस अस्पताल में 2 साल पहले ही ऑक्सीजन प्लांट लग चुका था, लेकिन छोटे मोटे कुछ पार्ट्स न होने की वजह से इसे चालू नहीं किया जा सका था।
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों कोरोना वायरस भगाने के लिए पूजा पाठ और हवन का दौर जारी है। ये तस्वीरें तितरोद नाम के गांव की हैं, जहां भगवान बालाजी और शिव की उपासना के साथ पूरे गांव में हवन की धुनी रमाई जा रही है। प्रशासन ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ घर घर जाकर कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और उनके उपचार की कोशिश में जुटा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ चुके एक मरीज ने 21 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद कोरोना को मात दे दी। अस्पताल से जब वह डिस्चार्ज हो रहा था तो डॉक्टरों ने उसे फूलों का गुलदस्ता दिया। जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर को शुक्रिया कहते हुए मरीज भावुक हो उठा। आज तो बहुत खुश हूँ क्योंकि पूरी दुनिया का जो डाटा है वो ये है कि 100 मरीज जो वेंटिलेटर पर जाते हैं उसमें से 90 मरीज नहीं बचते हैं। तो मुजफ्फरपुर जैसे शहर में हम लोगों ने 2 ऐसे पेशेंट को अभी तक घर भेजा है जो वेंटिलेटर से निकले हैं और घर गए हैं। ये दूसरा पेशेंट है जो हमारे यहाँ से वेंटिलेटर पर डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं कि जो वेंटिलेटेड पेशेंट है हमारे, ये काफ़ी टाइम तक वेंटिलेटर पर है, फिर उसका फाइट किया है इन्होंने, फिर बाईपास पे है, फिर हाई फ्लो पे, फिर नेजल पे ऑफ ऑक्सीजन डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर क्यों मचा है सियासी हंगामा? जयपुर से ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के कितने मामले सामने आए और गुजरात, महाराष्ट्र, केरल तट से कब टकराएगा साइक्लोन तौकते? देश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र। दिल्ली पुलिस ने कोरोना राहत सामग्री को लेकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास से पूछताछ की है। श्रीनिवास लगातार सोशल मीडिया के जरिए महामारी की चपेट में आए लोगों की मदद कर रहे हैं। पूछताछ के बाद श्रीनिवास ने कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये हमारा किसी भी मरीज की जान बचाने का प्रयास है, हमें ऐसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। यूथ कांग्रेस लोगों को अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कंसंट्रेटर समेत विभिन्न तरीके से मदद कर रही है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से पूछताछ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। वहीं प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कोरोना काल में मदद करने वालों को परेशान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर जरूरत के समय किसी की मदद करना अपराध है तो वो ऐसा बार बार करती रहेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडे ने ट्वीट किया है कि मोदी सरकार में लोगों की मदद करना भी अपराध हो गया है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास से पूछताछ पर प्रतिक्रियाओं को उचित प्रक्रिया का गैर जरूरी राजनीतिकरण करार दिया है और कहा उनके साथ भी पूछताछ की गई। गंभीर ने ट्वीट किया कि विपक्ष को उचित प्रक्रिया के गैर जरूरी राजनीतिकरण में शामिल नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने हमसे जवाब मांगा था और हमने उन्हें सारा ब्यौरा उपलब्ध कराया है। मैं दिल्ली और यहाँ के लोगों की अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा सेवा करता रहूंगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना महामारी को लेकर यूएस ग्लोबल टास्क फोर्स के साथ बात की है। विदेश मंत्री ने बताया कि टास्क फोर्स से भारत की प्राथमिकताओं जैसे ऑक्सीजन, टीके और दवाइयों तथा प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला की अहमियत पर चर्चा की गई। भारत में कोरोना वायरस की गंभीर दूसरी लहर से निपटने में मदद के लिए पिछले महीने इस कार्यबल का गठन किया गया था। हरियाणा के वीवीआईपी गांव चौटाला के लोग कोरोना महामारी से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इतने बुरे वक्त में भी कोई नेता उनका हाल जानने नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने गांव में बने नागरिक अस्पताल को भी नाम मात्र का बताया है। हालात ये है कि अगर कोई मरीज गंभीर हो भी जाए या तो राजस्थान के हनुमानगढ़ या पंजाब के बठिंडा अस्पताल में ले जाना पड़ता है और अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो 28 किलोमीटर दूर डबली वाली भागना पड़ता है। कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन में खाने की कमी होने लगी। राज्य के शिवमोगा में विपक्षी दलों ने कैंटीन में खाने की कमी को मुद्दा बना लिया है और खाने की सप्लाई जल्द से जल्द बहाल करने की मांग कर रहे हैं। We are facing a problem of the shortage of a breakfast and shortage of a lunch and shortage of a dinner. In that we asked the government, we are the local government and we are the BJP government, you make use of this 3 crore rupees, give the extra money to the Indira canteen. कोरोना वायरस के जंग के बीच ब्लैक फंगल इन्फेक्शन नई मुसीबत बन सामने आ गया है। ताजा मामले राजस्थान से सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का नया केंद्र बना हुआ है। यहाँ पिछले 6 दिनों में 100 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। देश भर में लोग इस फंगल इन्फेक्शन के चलते बीमारी का शिकार हो रहे हैं।
चक्रवात तौकते अगले 4 दिन में गुजरात, महाराष्ट्र, केरल के तटों से टकराएगा। चक्रवात को देखते हुए लक्षद्वीप समूह और अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। आईएमडी ने पहले ही मुंबई और थाने के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जो तेज हवाओं के साथ अलग अलग भारी बारिश का संकेत देता है, जबकि गुजरात और केरल के कई जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात को तौकते नाम म्यांमार ने दिया है। चक्रवाती तूफान तौकते की चेतावनी को देखते हुए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में एनडीआरएफ टीमों को तैनात कर दिया गया है। साइक्लोन से निपटने के लिए 53 टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इनमें से 24 टीमों को तैनात कर दिया गया है। साइक्लोन के चलते 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज कहां का दौरा करेंगे, कहां से बरामद हुए पाकिस्तानी ड्रोन के गिराए हथियार और चित्रकूट जेल में हुए हत्याकांड को लेकर योगी सरकार ने क्या एक्शन लिया, राज्यों से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज नंदीग्राम का दौरा करेंगे। राज्यपाल नंदीग्राम के उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। इस दौरान वो हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्यपाल के कूच बिहार दौरे का विरोध भी किया था, लेकिन राज्यपाल ने आपत्ति के बावजूद हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को बीजेपी सांसद सुभाष सरकार की कार पर बांकुरा में अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान सरकार की गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। मामले में बांकुरा पुलिस थाने में केस भी दर्ज करा दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया है और पाकिस्तानी ड्रोन से फेंके गए हथियार बरामद किए हैं। बीएसएफ के जवानों ने यहां से एक AK-47, M19 mm पिस्टल और 15 राउंड गोलियां बरामद की हैं। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें हथियार और गोला बारूद पीले रंग की पॉलीथीन में लिपटे हुए जमीन पर पड़े मिले थे। श्रीनगर के सराब कदल इलाके में अज्ञात लोगों ने शुक्रवार शाम को सीआरपीएफ कैंप पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस की एक टीम घटना के तुरंत बाद मौके पर जांच के लिए पहुंच गई है। सीआरपीएफ के मुताबिक हालात हमारे नियंत्रण में हैं। असम के तिनसुकिया जिले के तिंगराई बाजार में ग्रेनेड विस्फोट हुआ है। धमाके से हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। मामले का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से मामले की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के मुताबिक आरोपियों को जल्द पकड़ने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जेल में हत्याकांड मामले में योगी सरकार ने एक्शन लिया है और कार्रवाई करते हुए जेलर और जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा डीआईजी जेल को भी बदल दिया गया है। मामले में विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। शुक्रवार को चित्रकूट जेल में कैदियों के बीच फायरिंग में 2 बदमाशों का कत्ल हो गया था। वहीं हत्या करने वाले बदमाश अंशुल को पुलिस ने ढेर कर दिया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के तांगमर्ग में लगी भीषण आग में 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग की लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठती दिखी। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना में लाखों के नुकसान की आशंका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी खुद को विधायक और दूसरा उसका पर्सनल असिस्टेंट बताता था। ये लोगों को टिकट दिलाकर सियासी भविष्य बनाने का लालच देते थे। मामले में पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मंडी जिले में 15 लाख से ज्यादा अफीम के पौधे जब्त किए हैं। इन पौधों की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आकी गई है। करीब 66 बीघा सरकारी और निजी जमीन पर स्थानीय पटवारी और प्रधान की सहायता से पोस्ता और पौधों की अवैध खेती कराई जा रही थी। मामले में NDPS एक्ट के तहत 4 केस दर्ज किए गए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।